स्टडी फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यह 31वां पार्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एंड जैसे कि जस्ट जनवरी में होने वाला है, और जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 भी जल्दी ही आने वाला है। आप डेली बेसिस पे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और अपना सेल्फ स्टडी भी कीजिए, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर डेली बेसिस में आ रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ समय नष्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन B1 को थायमिन, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन के नाम से जाना जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को निकोटिनामाइड या नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक, B6 को पैरिडॉक्सिन, B7 को बायोटिन एंड B9 को फॉलिक एसिड एंड B12 को साइनोकोबाल्बिन नाम से जाना जाता है। जो आपका B1 होता है थायमिन, यह इससे जैसे कि इसकी कमी हो जाती है तो भूख नहीं लगती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, लकवा यानी पैरालिसिस हो जाता है, तंत्रिका संस्थान पेशियां ग्रसित हो जाती हैं, और इस कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, मस्तिष्क विकृति होती है आदि इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलोरी क्या मापने की इकाई है? तो कैलोरी किसको मापता है? ऊर्जा को। आपको पता है कैलोरी इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? तो कैलोरी जो है ऊर्जा को मापता है। तो ऊर्जा मतलब यहाँ पे हीट यानी कि गर्मी, ठीक है। तो कैलोरी किसको मापता है? ऊर्जा को। एक कैलोरी ऊर्जा की इकाई है जिसका उपयोग भोजन में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। एक भोजन कैलोरी ऊर्जा की वह गर्मी ऊर्जा है जो 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है, कि बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, जिसे हम किलो कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। कैलोरी खाने और पीने के माध्यम से ऊर्जा खपत को प्रस्तुत करती है और शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात क्या है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, जो आपका श्वसन विनिमय अनुपात RQ जो होता है श्वसन गुणांक, उसको जो उत्सर्जित CO2 तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को हम RQ यानी कि रेस्पिरेटरी एक्विवेलेंट कहते हैं, और जिसका गुणांक जो है रेस्पिरोमीटर से करते हैं मापन। तो RQ बराबर होता है उत्सर्जित CO2 अपान उपयोग की गई O2, ठीक है। तो RQ बराबर क्या होता है? RQ बराबर होता है उत्सर्जित CO2, ठीक है, CO2 उत्सर्जित, ठीक है, एंड O2 जो है उपयोग की गई, यह आपका सूत्र होता है। तो जो ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है 1 होता है, याद रखिएगा, और वसा और प्रोटीन का जो RQ होता है 1 से कम होता है, और कार्बोनिक अम्ल का जो RQ होता है 1 से अधिक होता है, लगभग 4 होता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात जो होता है वो 1 होता है, और 1 ही आपका होना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन गलत दिया है इसमें, बुक में 1.5 दिया है, बट कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जो होता है 1 होता है, और वसा और प्रोटीन का 1 से कम होता है, कार्बोनिक अम्ल का 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है सही। तो आपको देखना है A B C D। तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, आप सबको पता है, ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, दोनों से मिल करके बनता है, जिससे कारण उसका रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध कर रखता है और हमारे को ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो A का 3 हो गया।
फिर है जिंक। जिंक जो होता है वो इंसुलिन के उत्पादन में सहयोग देता है। जिंक इंसुलिन के उत्पादन में सहयोग देता है, बट आपको क्या पता है कि जो इंसुलिन को उत्प्रेरित करता है वो होता है आपका क्रोमियम। तो इस इंसुलिन के उत्पादन में सहायक होता है जिंक, तो बी का 1 हो गया। एंड सोडियम जो होता है सॉल्ट होता है। सोडियम जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को अच्छे से संपन्न कराती है, सहयोग देती है, तो सी का हो जाएगा 2। जो सोडियम होता है अम्ल क्षार संतुलन को अच्छे से बनाए रखती है। एंड आयोडीन क्या होता है आप सबको पता है, आयोडीन की कमी से घेंघा या गोइटर हो जाता है। ये थायराइड जो ग्रंथि है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी का 4। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट्स बेस पे है। अभिकथन ये है कि संतुलित आहार आयु, लिंग तथा व्यक्ति के द्वारा किए गए काम पर आधारित है। बात सही है। हम एक बैलेंस डाइट, कितना काम कर रहे हैं, हमारा लिंग क्या है, हम किस आयु के हैं, ये सभी चीज़ों पर कितना वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, इस सब पर निर्भर करता है। बात सही है। तर्क आर कहता है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स तथा पानी का समावेश होता है। 100% राइट है। हमारा बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, 6 पोषक तत्व जो उचित मात्रा में विद्यमान हो उसे हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आवश्यक अमीनो अम्ल की सर्वोत्तम व्याख्या वह अमीनो अम्ल है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोटीन संरचना हेतु आवश्यक है किंतु अधिकांशतः जिनको शरीर उत्पन्न नहीं करता। तो आपको पता है जो अमीनो अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, वो अमीनो अम्ल में टूट करके हमें ऊर्जा प्रभावित करता है। तो जो प्रोटीन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन जो है शरीर में जाकर के अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, टूटता है। इसको बॉडी बिल्डिंग फोर्स कहते हैं। यह पेशियों, हड्डियों, चमड़ी और सभी ऊतकों में पाया जाता है। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में जैव रस प्रोटोप्लाज्म के रूप में पाया जाता है। यह शरीर की वृद्धि, विकास, टूट फूट, मरम्मत, अपना उत्पादक का कार्य करता है। अब किशोरों के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है आर्जिनिन तथा हिस्टिडाइन। हमारे शरीर में 20 से 22 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, तो यहाँ पे आवश्यक अमीनो अम्ल ही पूछा है। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है वो हमारा शरीर नहीं बनाता, वो हम बाहर से लेते हैं, भोजन से लेते हैं। जो अनावश्यक नॉन एसेंशियल होता है वो शरीर स्वयं निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है जिसको शरीर उत्पन्न नहीं करता, हम भोजन के द्वारा बाहर से लेते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन की संरचना होती है आवश्यक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। तो आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत जो भोजन से प्राप्त होते हैं उसके अंतर्गत ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेलिनएलनिन, थ्रोओनाइन, वेलिन, ट्रोप्टोफॉन, हिस्टिडाइन आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विटामिन बी, सी, एच है वो वाटर में घुलनशील है। तो यहाँ पे सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। बचा कौन? ए, डी, 1 3 5 6, 1 3 5 6। ठीक है, जो हमारा ए, डी, ई के है। ठीक है, ए, डी, ई के, ये वसा में फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, और बी, सी, एच पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही मिलान यहाँ पे भी आपको करना है। तो यहाँ पे ए, बी, सी, डी। तो विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 ये क्या करता है?
अभी मैं जस्ट बताया कि जो विटामिन B1 होता है वो हमारे तंत्रिका संस्थान की पेशियों को ग्रसित हो जाता है इसकी कमी से, इसको ठीक ठाक रखता है, मस्तिष्क विकृति हो जाती है। तो तंत्रिका की कार्यप्रणाली अच्छे से संपन्न करने के लिए विटामिन B1 चाहिए होता है। तो विटामिन B1 का हो जाएगा तंत्रिका की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो B1 का एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3। ये है विटामिन C। तो दोस्तों विटामिन C जो है कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है। जैसे छोटे बच्चों का जो स्किन होता है, जो ऊपर का, वो एकदम चमकदार होता है क्योंकि उससे कोलेजन बूस्ट होता है। जैसे जैसे हमारा एक एज क्राइटेरिया 25 से 30 साल के बाद जो होता है, धीरे धीरे कोलेजन कम होने लगता है, जिससे बुढ़ापा आने लगता है। तो ज़्यादा समय तक यंग रखने के लिए विटामिन C का ज़्यादा सेवन आपको करना पड़ेगा। विटामिन C क्या होता है, कोलेजन निर्माण करता है। तो B का आपका हो जाएगा 4। विटामिन D क्या करता है दोस्तों, जैसे कि आप पौधों को भोजन देंगे, मिट्टी देंगे, खाद देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वो छाए में रहेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पाएगा, तो वो वृद्धि अपना नहीं कर पाएगा। तो विटामिन D है जो है वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो C का 1 हो जाएगा, ठीक है, C का 1 हो जाएगा। एंड आपका विटामिन E क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो D का 2 हो जाएगा। इस प्रकार 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही मिलान आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं A B C D। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो जैविक ऊर्जा है क्या है, जो हमारे पेशियों में रहती है, तो ATP होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो B का 1 हो जाएगा। फिर क्या है, व्यायाम जो है, जब हम व्यायाम करते हैं तो ये स्वास्थ्य का आधार होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो A का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भोजन। दोस्तों भोजन के बिना तो आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। भोजन क्या है, भोजन संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। इसी से हम जीवित रहते हैं, कार्यभार करते हैं। C का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, उत्तरजीविता का आधार, बेसिक सर्वाइवल। स्वस्थ रहेगी तभी हम अच्छे से जीवित रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो D का 3 हो जाएगा। इस प्रकार 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है पौष्टिकता। यहाँ पे सबसे पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं A B C D। तो पौष्टिकता क्या है कि वह विज्ञान जिसका संबंध खाद्य से है और शरीर द्वारा इसका प्रयोग होता है। तो पौष्टिकता यहाँ 3 हो जाएगा, A का 3। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, जीवन जीने की कला। जो स्वस्थ है वही जीवन जीने की कला सीख सकता है, तो B का 4 हो जाएगा। C है आपका जैविक जोखिम। जैविक जोखिम क्या है, जैविक जोखिम है परजीवी एजेंटों के सम्मुख एक्सपोजर। तो आपका C का 1 हो जाएगा। उसके बाद बचा है D PMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये होता क्या है कि पूर्ण विश्राम में प्रयुक्त ऊर्जा मात्रा, ठीक है। आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप आराम की स्थिति में जितनी मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम BMR कहते हैं। इस प्रकार 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी। तो दोस्तों शरीर की टूट फूट का मरम्मत, कोशिकाओं का निर्माण और पुनः निर्माण, ये सभी कार्य करता है हमारा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सही पैनक्रियाटिक जूस क्रिया का पता लगाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो पैनक्रियाज यानी कि आग्नाशय है,
वहाँ से जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीज, फॉस्फोलाइपेज, एस्टरेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जिसमें जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है वो पित्तरस के साथ मिलकर फैट्स को पचाता है, यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। जो ट्रिप्सिन होता है जो अमाशय के पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पेप्टोन में बदला जाता है, उसी पेप्टोन को ट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। और जो प्रोटीज होता है प्रोटीन को फिर अमीनो अम्ल में बदलता है। जो फास्फोलाइपेज होता है वो फास्फोलिपिड से वसी अम्ल को अलग कर देता है। जो एस्टरेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ें बता दिए जो अग्नाशयी रस्व होता है। तो देखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलोप्सिन का प्रभाव, बात सही है। कार्बोहाइड्रेट को कौन पाचन करता है? एमाइलेज। तो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं बी है प्रोटीन पर इन्वर्टेज का प्रभाव। नहीं दोस्तों, प्रोटीन पर हमारा ट्रिप्सिन का अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है और प्रोटीज होता है, तो ये नहीं है आपका, ठीक है। प्रोटीन पर हमारा ट्रिप्सिन या प्रोटीज होगा, तो बी आपका गलत है, ठीक है, बी आपका गलत हो जाएगा। फिर सी है वसा पर लाइपेज का, ये राइट है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज जो है पितरस के साथ मिलकर, तो ए के बाद सी हो गया, ठीक। उसके बाद आपका हो गया सुक्रोज पर ट्रिप्सिन का। दोस्तों सुक्रोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए और सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है कि आपका देखना है ए बी सी डी। तो रेटिनल जो है इससे हाइपर केरोटोसिस हो जाता है, ठीक है, हाइपर केरोटिसिस, ए का 3 हो जाएगा। फिर है थायमीन। थायमीन जो है बेर्निको-कोर्साकोफ सिंड्रोम इससे होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। एंड सी है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B3 को B2 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। ए जो है आपका एरिबोफ्लोविनास, इसका राइट हो जाएगा, सी का 2। डी है पेंटोथोनिक अम्ल। पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथोनिक अम्ल जो होता है वो आपका विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। सी का क्या हो गया? सी का 2 हो गया। और डी का पेंटोथोनिक अम्ल का हो जाएगा आपका पेरेस्थेसिया, ठीक है। तो डी का 4 हो जाएगा। 3124, 3124, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन आहार तत्व शरीर में ताप तथा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता? तो सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऊर्जा प्रदान करने वाला जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, वसा होता है, सॉरी, ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, वसा, और शरीर का निर्माण करने वाले, टूट फूट का मरम्मत करने वाले प्रोटीन, और शरीर की रक्षा करने वाले, इम्यूनिटी प्रदान करने वाले विटामिन, खनिज लवण, जल होता है, विटामिन एंड खनिज लवण होता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कौन कौन नहीं प्रदान करता है? फाइबर हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन प्रदान करता है, गलत हो गया, वसा प्रदान करता है, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे विटामिन एंड खनिज लवण जो है ये ऊर्जा नहीं प्रदान करती, तो 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपको पता है डायबिटीज किससे होता है? किसी कमी से, इंसुलिन की कमी से। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स किसे कहेंगे? तो इंसुलिन को कहेंगे।
क्योंकि इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलकर कोशिकांगों द्वारा सीधे रक्त में मिल जाती है। इंसुलिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीकरण करने में सहायता करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अल्प स्राव से इसकी कमी से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं हो पाता, जिससे शरीर कार्बोहाइड्रेट्स का उचित रूप से उपयोग नहीं कर पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तथा पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है, जिसके कारण मधुमेह या डायबिटीज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में सही एक्सप्लेन किया था, बट मैं इसका जो टिक की थी गलत कर दी थी। तो क्वेश्चन है, कौन इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है? उत्पादन करने में सहायता करता है जिंक इंसुलिन को, और इसको उत्तेजित कौन करता है? तो क्रोमियम। तो कौन इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो सकता है? या पनीर, सीरा, हरी फूलगोभी में पाया जाता है? तो वो होता है दोस्तों क्रोमियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंसुलिन के उत्पादन में सहायक होता है जिंक, इंसुलिन का हरकत को उत्तेजित करता है आपका क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। क्रोमियम का महत्व ग्लूकोज तथा उपापचय में महत्वपूर्ण है। क्रोमियम की कमी से मधुमेह हो सकता है। यह लहसुन, ईस्ट, पनीर, सीरा और हरी फूलगोभी में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन में 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करती हूँ। और जो कमियाँ होती हैं, कभी कभी मैं एक्सप्लेन सही करती हूँ, तो एक आध क्वेश्चंस में टिक जो है गलती पर लग जाता है, तो उसको अगले वीडियो में मैं सुधार कर देती हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।